तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज स्वागत है आपका। आशा है कि आपका लंच हो गया होगा, नहीं तो अपन जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज अपन एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, नया मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। तो बेसिकली क्या चीज है कि ये एक जनरल पर्पस एल्गोरिदम है जो बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिदम है। और मशीन लर्निंग में इसको बहुत मतलब एक्सटेंसिवली इसको यूज करते हैं। तो आप जैसे आप साइकिट लर्न में कुछ एग्जांपल देखोगे या फिर कहीं पे भी कोडिंग किया हुआ देखोगे, अगर किसी ने दो तीन एल्गोरिदम यूज करेंगे तो उनमें से एक सपोर्ट वेक्टर मशीन जरूर होता है। और ये सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है कि ये रिग्रेशन में भी काम में आ सकता है और क्लासिफिकेशन में भी काम में आ सकता है। पर जनरली इसका जो उपयोग होता है, जो उसको जो पॉपुलरिटी जो है, जिसको पॉपुलर यूज बोलते हैं, पॉपुलर यूज इसका जो है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन में होता है। तो इसको रिग्रेशन में कैसे यूज करते हैं अपन वो डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन इसको सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज करेंगे। क्लासिफिकेशन में मतलब क्या कि आपके पास मतलब बैड ईमेल और गुड ईमेल है, उनको क्लासिफाई करना, या फिर कुछ क्लासेस हैं आपके पास जैसे फ्रॉड फ्रॉड ट्रांजेक्शन, नॉन फ्रॉड ट्रांजेक्शन, इनको क्लासिफाई करना। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में जो है हम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन सीखने के पहले हम ये सीखे कि भाई हमने इतने सारे एल्गोरिदम सीख लिए, तो एक और एल्गोरिदम सीख के हमको क्या फायदा। वैलिड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या फायदा है, इसके कुछ फायदे हैं इसलिए हम इसको सीखते हैं। तो देखिए क्या क्या फायदा है। सबसे पहला इसका फायदा है कि इट इज इफेक्टिव इन हाई डायमेंशनल स्पेसेस। हाई डायमेंशनल स्पेसेस मतलब जब आपके नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे 200 300 400 ऐसे नंबर ऑफ फीचर्स हैं, और आपके जो रिकॉर्ड्स हैं या जो आपके जो इंस्टेंसेस है, जो सैंपल्स है, आपके पास डेटा सैंपल्स हैं, या जो आपकी जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है जो आपकी एक्सेल शीट में या जो कि डाटा सेट में है, वो आपके जैसे नंबर ऑफ फीचर्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो आपके 300 है, और आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ 200 ही हैं। मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स आर लेस देन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर हमारे पास 300 फीचर्स है तो हमारे पास कम से कम 25-30 हजार जो है सैंपल्स होने चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए, तब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अच्छे से काम करता है। पर कई बार क्या होता है कि रिकॉर्ड्स को लेना इतना 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 कॉस्टली होता है, एक और नया रिकॉर्ड जनरेट करना इतना कॉस्टली होता है। हो सकता है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से जनरेट होता हो या किसी और रीजन से जनरेट होता हो, तो वो इतना कॉस्टली होता है कि नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा नहीं मिल पाते हैं हमको। तो हमारे क्या होता है कई बार कि नंबर ऑफ फीचर्स जो है वो नंबर ऑफ सैंपल से ज्यादा हो जाए। ये ऑड केस है। पर ऐसे केसेस में जो है, जो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ इंस्टेंसेस या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फीचर से कम होते हैं, सिंपल बात, तो उस केस में हम एसवीएम का यूज कर सकते हैं। वो बहुत इफेक्टिव एल्गोरिदम है। क्यों है ये अपन आगे देखेंगे। तो मतलब यही है कि अगर हमारे नंबर ऑफ फीचर्स 300 है और हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ 100 ही है, या नंबर ऑफ सैंपल सिर्फ 100 ही है, तो ऐसे केसेस में ये सपोर्ट वेक्टर मशीन बहुत इफेक्टिव पाया गया है। ठीक है। एक और केस इसका यूज केस, और इसमें क्या होता है कि मतलब जो मॉडल बनता है, मतलब जो मॉडल की जो डिसीजन बाउंड्री बनाते हैं अपन, जैसे डिसीजन बाउंड्री में बताता हूँ आपको क्या होती है। देख देख रहे हैं आप, जैसे कोई भी दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, दो एक्स एंड वाई के दो केसेस बने हुए हैं। तो इसमें देखिए जो लाइन है ना, जो जो ये तिरछी लाइन जो है, जो उसके ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये जो लाइन है इसको हम मॉडल बोलते हैं। मॉडल है, राइट। इट इज ए बाउंड्री, इट इज ए सेपरेटर, इट इज सेपरेटर बिटवीन प्लस एंड माइनस, राइट। तो ये जो मॉडल होता है या लाइन होती है, इसी को हम जो है मॉडल बोलते हैं। तो ये मॉडल जो है, मॉडल की जो डेफिनेशन होती है, मॉडल का जो इक्वेशन हम निकालते हैं, ये बहुत कम पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिनको हम सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं। मतलब जो पॉइंट्स वो लाइन के आसपास हैं, सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे हमें लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। आपको सारे सैंपल पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है मॉडल निकालने के लिए या लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। बहुत कम पॉइंट्स है। अगर आपके जो मतलब जो सपोर्ट जो सेपरेटर है उसके आसपास जो पॉइंट्स है, हम सिर्फ उन्हीं का यूज करके जो है मॉडल की लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, और बाकी सारे पॉइंट की हमको जरूरत नहीं पड़ती है इक्वेशन, मॉडल की मतलब लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। तो इस तरह से मतलब बहुत कम डेटा में भी मतलब हम जो है सेपरेटर या मॉडल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि देखिए, ये जैसे मैं आपको ये आगे बताता हूँ, इसमें थोड़ा है अपने पास कि ये देखिए अब ये नीचे तीन डायग्राम बने। एक के नीचे लिखा है लीनियर कर्नल। लीनियर कर्नल मतलब जो ऊपर प्लस है और नीचे, ऊपर प्लस जो ब्लू डॉट्स है और नीचे नीचे जो नीचे की तरफ जो रेड, ऊपर ऊपर प्लस है और नीचे रेड डॉट्स है, तो इनको सेपरेट करने वाली लाइन जो है
ये एक लाइन है अभी, मतलब सेपरेटर जो है वो एक लाइन है। तो ये 2D है इसलिए लाइन है, 3D है तो हाइपर प्लेन होगा। 3D है तो यही प्लेन हो जाएगा, है ना, हाइपर प्लेन हो जाएगा। और डायमेंशन बढ़ते जाएंगे तो इस प्लेन के डायमेंशन भी बढ़ते जाएंगे, तो जो इसे इसे प्लेन को हाइपर प्लेन बोलते हैं। तो 2D में जो है हाइपर प्लेन रिड्यूस होके वो लाइन में आ जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं आप। अब आप बीच वाला देखिए जिसमें मैंने टाइटल दिया हुआ है पोलिनोमियल कर्नल। तो इसमें देखिए प्लस और माइनस जो है वो गडम गड है, मतलब जो एक दूसरे में काफी मिक्स हुए पड़े हैं। ये देखिए, मतलब जो प्लस की बाउंड्रीज है वो माइनस में मिक्स हो रही है, और माइनस की बाउंड्री जो है प्लस में मिक्स हो रही है। तो इनको सेपरेट करना है तो आप कैसे सेपरेट करेंगे? लाइन से तो सेपरेट कर नहीं सकते क्योंकि होंगे नहीं है सेपरेट। तो इनको सेपरेट करने के लिए देखिए आपने ये बहुत आड़ी तिरछी लाइन बनाई है आपने, तो एक कर्व बनाई है, एक पॉलिनोमियल बनाया है। कर्व मतलब क्या? कर्व को जनरल में हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल बनाया है हमने, कर्व बनाई है, तो कर्व से हमने सेपरेट कर ली, आड़ी तिरछी लाइन बना दी हमने। तो प्लस ऊपर होगा और माइनस नीचे रहेगा। तो ये एक डिफिकल्ट बाउंड्री है, मतलब डिफिकल्ट मॉडल है। ये स्ट्रेट लाइन मॉडल हो गया पहला, दूसरा पॉलिनोमियल मॉडल हो गया। और तीसरा आप देखिए, तीसरा बहुत ही डिफिकल्ट है। कैसा? कि ये जो लाल जो डॉट्स हैं, ये लाल जो डॉट्स हैं आप देख रहे हैं तीसरे वाले में, जिसमें मैंने आरबीएफ कर्नल लिखा हुआ है, वो जो लाल जो डॉट्स है वो प्लस को घेर के है। देखिए प्लस बीच में है, फिर लाल डॉट उसको घेर के है, उसके आसपास है, और उसके ऊपर भी कुछ प्लस डॉट्स बने हुए हैं। तब आप इनको सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट करेंगे? आप इसको आप जो है लीनियर लाइन से भी, लीनियर मॉडल से भी सेपरेट नहीं कर सकते, इसको आप पॉलिनोमियल से भी सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो क्लोज बाउंड्री है। तो क्लोज बाउंड्री को सेपरेट करने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स तरीके होते हैं जो हम सपोर्ट वेक्टर मशीन में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये हाईलाइटेड है, तो इसने प्लस कैसे सेपरेट किए? एक पॉलीगॉन बनाया, बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन बनाया, कर्व वाला पॉलीगॉन जो शेडेड रीजन है उसमें प्लस आ गए, और ऊपर वाले एक शेडेड रीजन में दूसरे प्लस आ गए। तो उसने दो पॉलीगॉन बनाए हैं, दो क्लोज पॉलीगॉन बनाए हैं प्लस और डॉट को सेपरेट करने के लिए। तो ये तो बहुत ही सेपरेट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है सेपरेट करने का, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी जो है वो हमारे सपोर्ट वेक्टर मशीन से सॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली ये डॉट और प्लस जो आप देख रहे हैं वो क्या है? ये आपके डाटा पॉइंट्स है, आपके डाटा पॉइंट्स है, ये जो अपन ने 2D में प्लॉट किए। जबकि हमारे पास अगर 200-300 फीचर है तो हमारा फीचर स्पेस भी जो है वो 300-400 डायमेंशनल होगा। पर फिलहाल हमने दो ही दिखाने के लिए दो ही स्पेस प्लॉट किया है 100 वाई में। तो ये हमारे डाटा पॉइंट है, इनको सेपरेट करना है अपने को, राइट। तो ये देखिए थर्ड वाला केस बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो भी सपोर्ट वेक्टर मशीन द्वारा जो है हम जो है इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक एक ट्रिक होती है इनको मतलब क्लासिफाई करने की, इसको कर्नल ट्रिक बोलते हैं, कर्नल ट्रिक। तो ये सब जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिकल है ये, और इतना भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब इतना भी कुछ टफ नहीं है इसमें। तो ये वर्सेटाइल एल्गोरिदम है बहुत, क्योंकि आपने देख लिया कि कितने भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, लाइन हो, पॉलीगॉन हो या पॉलिनोमियल हो, सब आप सेपरेट कर सकते हो पॉइंट्स, राइट। तो इट इज बेसिकली नथिंग बट ए क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, ए सेपरेटर एल्गोरिदम, ठीक है ना। तो अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि मतलब इसमें क्या होता है कि इफ द नंबर ऑफ फीचर्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ सैंपल्स, मतलब अगर आपके नंबर ऑफ फीचर 3000 हो गए और फीचर आपके पास 300 ही है, तो मतलब हमको कर्नल कर्नल जो है रेगुलराइजेशन रेगुलराइजेशन मतलब अपन ने जो पढ़ा था ना, L1 रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन जो है वो यूज करना जरूरी हो जाता है, या कर्नल फंक्शन यूज करना जरूरी हो जाता है। अगर हमें कॉम्प्लेक्स कर्नल फंक्शन यूज ना करें तो फिर क्या होता है? ओवर फिटिंग हो जाती है। अगर आपके नंबर ऑफ फीचर्स नंबर ऑफ सैंपल्स से बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपको कर्नल फंक्शन यूज करना और रेगुलराइजेशन यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तो ये है, मतलब इससे क्या है, आपके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ठीक है। दूसरा, एसवीएम्स डू नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स। मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको क्या देता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर आपको याद हो तो हम बोलते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको प्रोबेबिलिटी देता है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 और 1। तो 0 और 1 के बीच में वो एक नंबर देता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको कि 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि ये नंबर जो है प्लस है, और 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि ये नंबर प्लस है। तो अपन क्या करते हैं? 0.5 प्रोबेबिलिटी के नीचे जितने भी है उनको जो है वो एक क्लास मान लेते हैं, और 0.5 के ऊपर जो है उसको एक क्लास मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मिलती है अपने को लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। पर एसवीएम से हमको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती है। एसवीएम आपको ये बोलेगा कि ये क्लास 1 है या क्लास 2 है, बस इतना ही बताएगा, आपको प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा कि वो कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है कि ये क्लास 1 है या क्लास 2 है, कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है ये नहीं बताएगा। पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है हमको बताता है कि जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोल रहा है कि ये क्लास 0 है,
तो बोलेगा कि क्लास 0 होने का प्रोबेबिलिटी 0.7 है। इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो एसवीएम में नहीं आते हैं, परंतु दूसरे कुछ तरीके होते हैं जिसको मतलब कुछ जैसे एक्सपेंसिव तरीके हैं कि 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज करके, 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज करके, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके यूज करके अपन एसवीएम से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एसवीएम से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि एसवीएम अगर आप बेयर यूज कर रहे हैं विदाउट मच कॉम्प्लेक्स थिंग्स, तो वो आपको डायरेक्ट क्लास से कैलकुलेट करेगा। वो बोलेगा इधर क्लास 1 है या क्लास 0 है, बस ऐसे ही बताएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी भी चाहिए तो आपको कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके और कुछ और ऑप्शंस जो है आपके एसवीएम में इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो आप इम्प्लीमेंटेशन के टाइम देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हो गए। सबसे बड़ा फायदा यही है कि नंबर ऑफ फीचर स्पेस, जब नंबर ऑफ फीचर्स जो है आपके नंबर ऑफ सैंपल से बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे केस में जो है ये एसवीएम काम में आता है हमारे। और दूसरा वर्सेटाइल होता है कि मतलब आपकी डिसीजन बाउंड्री कैसी भी हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो, कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन हो, स्ट्रेट लाइन हो, हाइपरप्लेन हो, कैसा भी हो, ये सेपरेट कर देता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, बहुत वर्सेटाइल होता है ये एल्गोरिथम। तो देखिए अपन अब थोड़े मैथ्स में आते हैं। सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे दो फिगर बने हुए हैं, देखिए एक ऊपर फिगर है, एक ऊपर लेफ्ट, ये जो खड़ी लाइन जो बनी हुई है ना, वर्टिकल लाइन, उसके लेफ्ट में देखिए ऊपर वाला फिगर है, नीचे वाला फिगर है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पास ईमेल्स आती हैं गूगल की, राइट? गूगल आपको ईमेल्स देता है। तो कुछ एक जंक फोल्डर का भी ईमेल होता है ना आपका। तो जो एडवर्टाइजर वगैरह की जो ईमेल आती है, जो मास में भेजते हैं, वो गूगल ऑटोमेटिकली जो है वो जंक में डाल देता है। और जो आपके काम के, जो आपके कॉन्टेक्ट भेजते हैं, या जो आपकी काम की ईमेल है, उसको पहचान के गूगल जो है ऑटोमेटिक आपके प्राइमरी फोल्डर में डाल देता है। तो आपको वंडर होता होगा कभी कभी कि मतलब ये गूगल जो है इस तरह से, गूगल को कैसे पता चलता है कि ये है ईमेल काम का है कि काम का नहीं है? तो जो काम का ईमेल होता है उसको हम हैम बोलते हैं, हैम। काम का जो होता है उसको हैम बोलते हैं, और जो काम का नहीं होता है उसको स्पैम बोलते हैं। तो गूगल को कैसे पता चलता है कि कौन सा स्पैम है, कौन सा हैम है? तो ये देखिए अपन ने एक टेबल बना हुआ है यहाँ, देखिए इसके कुछ फील्ड्स है टेबल के ऊपर, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर एक टेबल बना हुआ है। तो जैसे इसमें फिगर्स है, एक्स वाई जेड, कुछ कॉलम्स है, एक कॉलम वाई कॉलम जेड कॉलम पी क्यू और आउटपुट। तो ये एक्स वाई जेड पी क्यू क्या है? ये एक्चुअली तुम्हारे ईमेल में अपीयर होने वाले शब्द हैं। जैसे अभी आप ईमेल में, ईमेल में अगर आप जो आपको एडवर्टाइजिंग की जो ईमेल आती है, उसमें कुछ शब्द बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे सेल है, डिस्काउंट है, ऑफर है, व्याग्रा है, ऐसे कुछ गंदे गंदे वर्ड्स भी है, ऐसे कुछ वर्ड ज्यादा ज्यादा बार इस्तेमाल होते हैं। तो आपने मान लिया कि वो शब्द है, ऐसे काउंट कर लिया कि वो 3 तरह के शब्द है जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो एक्स वाई जेड है। तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हो कि ईमेल में कितनी बार आया है, वाई कितनी बार आया है, जेड कितनी बार आया है, और और जो पी और क्यू कितनी बार आया है। और ऐसे ही जो आपकी स्पैम ईमेल होती है, वो जनरली कुछ लोग जो है ना उसको कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं। पर हैम ईमेल को कोई भी, जो तुम्हारी ऑफिस की ईमेल होती है, जो भी तुम्हारी काम की ईमेल होती है ना, कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखेगा। तो जो भी कैपिटल लेटर में ईमेल आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा चांस है कि वो स्पैम है, मतलब काम की नहीं। तो इस तरह के कुछ एट्रीब्यूट को हम जो है लिस्ट कर लेते हैं। ये हमने काउंट कर लिया कि एक्स वर्ड कितनी बार आया, वाई वर्ड कितनी बार आया, जेड वर्ड कितनी बार आया, पी कितनी बार आया, क्यू कितनी बार आया। तो फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया उसका अपन, फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया। तो कुछ तरह के शब्द, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल है, डिस्काउंट है, ऑफर है, या ऐसे कुछ कुछ गोलियां बेचते हैं ये लोग, तो इस तरह के वर्ड जो है वो स्पैम ईमेल, मतलब खराब ईमेल में ज्यादा आते हैं। तो ये हमने जो है इस तरह का टेबल बना लिया, तो हमारे एक्स वाई जेड पी क्यू इनपुट हो जाते हैं। और फिर हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है नेचुरल लैंग्वेज, कुछ टेक्स्ट प्रोसेसिंग की हमारे पास टेक्निक्स होती है, जो हमने हमारे कोर्स में अभी कवर नहीं किए, वो एडवांस टेक्निक्स होती है। तो इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी है उनको काउंट करके हम पता लगा लेते हैं कि ये आउटपुट मतलब वन, वन मतलब जो है वो जो है स्पैम ईमेल है, जीरो मतलब हैम ईमेल है। स्पैम मतलब खराब, वन मतलब खराब, और जीरो मतलब अच्छा। इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करके। क्यों? कि जो खराब ईमेल होते हैं उसमें कुछ तरह के वर्ड जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आते हैं, और उस तरह के वर्ड जो है वो अच्छे ईमेल में कभी नहीं आते, या आते भी हैं तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी में आते हैं। तो इस तरह से एनालिसिस करके हम पता लगा सकते हैं कि ये जो ईमेल हमें आया है, ये ईमेल स्पैम है कि हाम है। तो स्पेसिफाई कर लिया हमने। अभी अपन मानिए ये, जैसे आप देखेंगे 5 डायमेंशनल का केस है, इसमें एक्स वाई जेड पी क्यू 5 इनपुट है, पर 5 डायमेंशन हम नेचुरली प्लॉट नहीं कर सकते। तो प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो अपन मानते हैं अभी हमारे जो है 2 डायमेंशनली केस है, हमारे पास दो ही इनपुट है, एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया है टेक्नोलॉजी वर्ड है, टेक्नोलॉजी वर्ड की फ्रीक्वेंसी को, और वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया है मनी वर्ड की फ्रीक्वेंसी को। मतलब मनी कितनी बार रिपीट हो रहा है,
और एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया है कि मतलब एक्स कोऑर्डिनेट उसका टेक्नोलॉजी है और वाई कोऑर्डिनेट मनी है, दो वर्ड्स है मतलब ईमेल में आने वाले। तो ये कितनी बार मतलब ये लो एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना आपको इससे, तो एक्स वाई से आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। तो ये प्लस तरह के जो दिख रहे हैं ना, ब्लू आपके प्लस दिख रहे हैं, ये आपके हैं स्पैम, जो जो है आपके स्पैम ईमेल। स्पैम मतलब अच्छे वाले ईमेल। और जो हैम ईमेल है, जो खराब वाले ईमेल है, माइनस में दिखा रहे हैं अपन उनको, वो नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। अब तुमको एक ऐसा मॉडल बनाना है कि भाई ये तो तुमको यहाँ दिख रहा है कि प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है, तो ऑटोमेटिक एक लाइन बना दो तो सेपरेट हो जाते हैं लाइन के इक्वेशन से। पर ऐसा नेचर में होता नहीं है, ये तो 2 डायमेंशनल केस है। ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स तो आपके पास 1000 भी हो सकते हैं। मतलब जो आपका केस है, जो इनपुट मॉडल है, आपके इनपुट पैरामीटर, वो 1000 भी हो सकते हैं इस तरह के। तो आप बना नहीं सकते, तो आपको ऐसा मॉडल बनाना है जो कि वर्ड की फ्रीक्वेंसी को देख के आपको बताए ऑटोमेटिक कि ये स्पैम है कि हैम है, ठीक है ना। तो ये सब आपको मॉडल बनाना। अभी मान लीजिए 2 डायमेंशनल केस है, एक्स एक्सिस पे अपन टेक्नोलॉजी प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे मनी प्लॉट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और मनी क्या है, ये ईमेल में आने वाले शब्द हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो प्लस और माइनस, तो हमने एक एक स्ट्रेट लाइन बना दी स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रही है बीच में। उसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमको मालूम है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमको पढ़ाया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाई स्कूल में कि ये इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है। और उसको अगर हम जनरलाइज करते हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, c इज ए कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन होती है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्वेशन आपने बना दी ax प्लस बी वाई सी, और आपने मॉडल चला के आपने पता लगा लिया कि a b और c की वैल्यू क्या है। आपने पता लगा लिया a और b, जब आपके a b और c डिफाइन हो गए तो आपका मॉडल डिफाइन हो गया, क्योंकि आपको पता लग गया कि आपकी 2 डायमेंशनल स्पेस में जो है ए बी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को कैसे प्लॉट करना, आपका मॉडल मिल गया आपको। तो यही मॉडल निकालने का यही मतलब है 2 डायमेंशन में, कि a b और c की वैल्यू निकालना। तो ये अगर आपको 100 डायमेंशन में निकालना है तो ये ए बी सी जो है आपके 1000 तक भी जा सकते हैं, 2000 तक भी जा सकते हैं। बहुत मतलब मल्टी डायमेंशन स्पेस में कितने कितने तक भी जा सकते हैं। कई कई जो टेक्स्ट एनालिसिस होता है उसमें मिलियंस तक भी जाते हैं, जो आपके नंबर ऑफ फीचर होता है। तो वो तो ठीक है ना, आपने एक लाइन बना ली, मतलब मॉडल बना लिया आपने एसवीएम बना के, एसवीएम चला के। अब वो लाइन के ऊपर जितने भी हैं वो पॉजिटिव है, और जो लाइन के नीचे है वो सारे जो है वो हैम है, और जो लाइन के ऊपर है वो स्पैम है। स्पैम मतलब प्लस वाले हैं, और जो हैम जो है नीचे माइनस वाले हैम वाले। तो इसका 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 मैथमेटिकली क्या होता है, तो आप क्या करोगे कि आपके पास कोई भी नया पॉइंट आता है एक्स वाई, कोई भी नया पॉइंट एक्स वाई आया, तो आप उसको स्ट्रेट लाइन में रख दो, इसमें रख दो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में रख दो उसको। एक्स वाई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें दो अननोन कौन से हैं, एक्स और वाई अननोन है हमारे, है ना, ये तो हमको पता है एक्स और वाई अननोन होते हैं हमारे। अब हमारे पास कोई भी पॉइंट आया एक्स और वाई, मतलब हमारे पास कोई नया ईमेल आया जिसमें दो फीचर है एक्स और वाई, और हमको बताना है कि ये स्पैम है कि हार्म। तो हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे, मतलब एक्स वर्ड की फ्रीक्वेंसी रख देंगे, वाई वर्ड की फ्रीक्वेंसी रख देंगे। अगर वो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर 0 से ज्यादा आता है तो वो हमारा स्पैम हो गया। ज्यादा ज्यादा आ गया तो लाइन के ऊपर हो गया, और एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर 0 से कम आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो लाइन से नीचे हो गया, तो वो हैम हो गया। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली जो है लाइन के इक्वेशन से पता कर सकते हैं कि हमको अगर एक्स वाई का जैसे भी कोई नया ईमेल आया, एक्स वाई नया ईमेल आता है, तो हम पता कर सकते हैं कि वो स्पैम है कि हैम है, राइट। ऐसे इस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कैसे पता कर सकते हैं। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आपका मॉडल होता है। कोई भी नया पॉइंट एक्स वाई आपके पास आया, उसको इक्वेशन में रख दीजिए आप, एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में एक्स और वाई की वैल्यू रख दीजिए। अगर वो वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो वो आपकी लाइन के ऊपर हो गया, और जो ऊपर हो गया मतलब उसको हमने स्पैम बोल रखा है। और जो नीचे आती है तो आ गया, नीचे आ गया मतलब निगेटिव हो गया, 0 से कम हो गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तो हमने उसको हैम बोल रखा है, ऐसा स्पेसिफाई करते हैं। अब यही लाइन में अगर पूछूं आपको कि ये तो आपको 2 डायमेंशन में तो बड़ी इजी है कि आपको दिखता है कि एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये 2 डायमेंशन में तो बड़ा इजी है। पर अगर मैं बोलूं कि आपके पास ये ए बी जो फीचर इनपुट है, 1000 फीचर इनपुट है, तो ये लाइन को आप इस लाइन को आप किस तरह से जनरलाइज करोगे। जनरलाइजेशन हम हमेशा ही करते हैं, क्योंकि हमारी फीचर स्पेस जो है हमेशा 2 डायमेंशन तो रहेगी नहीं, मल्टी डायमेंशन है। 1000 डायमेंशन हो सकते हैं, 2000 तो हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं। तो उस केस में हमको जनरल रिप्रेजेंटेशन चाहिए वो लाइन का, इस लाइन का जनरल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो देखिए कैसे रहेगा वो,
ये देखिए, ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको इक्वेशन, सिग्मा, ये लाइन का जो इक्वेशन रहेगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू डी। सिग्मा मतलब क्या पता ही है आपको, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू डी डब्ल्यू आई एक्स आई। डब्ल्यू आई एक्स आई मतलब आई जो है वो 1 से डी डायमेंशन तक वेरी होगा, आपके डी डायमेंशन है। तो डब्ल्यू आई एक्स आई, तो आई जो है आपका 1 से डी तक वेरी होगा, प्लस डब्ल्यू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस डब्ल्यू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये आपका जो है डी डायमेंशन में जो है आपका जनरलाइज लाइन का इक्वेशन बनेगा। ठीक है ना। अब आपका नया कोई पॉइंट आता है तो आप इज इक्वल टू डब्ल्यू आई एक्स आई में एक्स आई की सारी वैल्यू रख दीजिए। डब्ल्यू जीरो कॉन्स्टेंट है, उसमें देख लीजिए, अगर वो जीरो से ऊपर आता है तो वो आपका लाइन के ऊपर हो गया, मतलब स्पैम हो गया, और जो है लाइन के नीचे आ गया मतलब वो हैम हो गया। इस तरह का इक्वेशन है। तो ये मतलब ये इक्वेशन कैसे होगा, 3 डायमेंशन, मेरे को कोई बताएगा कि 3 डायमेंशन के लिए इक्वेशन कैसा होगा डब्ल्यू और एक्स के टर्म में? कोई बताना चाहेगा मुझे जनरलाइज इक्वेशन 3 डायमेंशन में कैसा दिखेगा? कोई बताएगा मुझे 3 डायमेंशन में कैसे जनरलाइज होगा ये? पहले 2 डायमेंशन में बताइए इक्वेशन कैसा होगा। आर्यमान आप बताएंगे इक्वेशन कैसा होगा 2 डायमेंशन में? आर्यमान, आप मेरे को आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो ये देखिए, ये इक्वेशन जो है 2 डायमेंशन में होगा सर W1 स्क्रीन, X1। आपका स्क्रीन बंद हो गया सर, शेयर होना। ठीक है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 डायमेंशन में कैसा होगा, W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W0 इज इक्वल टू 0। W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W0 इज इक्वल टू 0। 3 डायमेंशन में कैसा होगा, इसमें एक और टर्म जुड़ जाएगी W3 X3। W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 प्लस W0 इज इक्वल टू 0। ये 3 डायमेंशन हो गए। अब ये 4 डायमेंशन है, तो एक और टर्म जुड़ जाएगी W4 X4। तो 4 डायमेंशन में कैसे होगा ये, W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 W3 X3 प्लस W4 X4 प्लस W0 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे आप कितने भी डायमेंशन ले लीजिए और उसमें जो एक एक टर्म जोड़ते जाइए आप। तो जैसे आपका आई है वो जो है 1 से डी तक वेरी होगा, आपका डी डायमेंशन के लिए डी टर्म्स आ जाएंगी, और W0 हमेशा रहेगा। W0 मतलब कांस्टेंट है। आप इसको कंपेयर कीजिए 2 डायमेंशन में, ऐसा ही दिखेगा। Ax मतलब W1 X1 हो गया, By मतलब W2 X2 हो गया, प्लस C मतलब W0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म समझ में आया आपके? जनरल फॉर्म मतलब आप कितने भी डायमेंशन में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। ठीक है ना। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि मतलब जो 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 है 2 डायमेंशन में जो लाइन है वही n डायमेंशन में हाइपरप्लेन बन जाता है। ये मैंने राइट में जो है 3 डायमेंशन में आपको ईज करने के लिए दिखाया, मतलब एक क्यूब है, आपका क्यूब तो 3 डायमेंशन में होता है। तो देखिए, ये जो येलोइश जो बीच में देख रहा है ना सेपरेटर प्लेन, ये ब्लू डॉट्स को रेड डॉट को सेपरेट कर रहा है। तो ये येलोइश प्लेन का जो है जो लाइन जो है 3 डायमेंशन में प्लेन बन जाती है। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ऊपर लाइन का इक्वेशन क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। 3 डायमेंशन में एक और टर्म आ गई, cz जुड़ गया। ऐसे ही चौथा डायमेंशन आया तो एक और टर्म आ जाएगा, d गामा, ऐसा कुछ एक और टर्म आ जाएगा। राइट। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा, कितने भी डायमेंशन होने दो, हैंडल तो कंप्यूटर को करना है ना, हमको सिर्फ विजुअलाइज करते आना चाहिए। मतलब जो 2 डायमेंशन में जो लाइन है वही n डायमेंशन में हाइपरप्लेन बन जाता है। और हाइपरप्लेन का जनरल इक्वेशन अपन ने सीख लिया। तो अगर यही अपन 3 डायमेंशन में इक्वेशन देखें तो ax क्या होगा, W1 X1, by क्या होगा, W2 X2, cz क्या होगा, W3 X3, प्लस d जो है वो क्या होगा, W0। W0। तो W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 प्लस W0 इज इक्वल टू 0। ये जो है आपका जनरल इक्वेशन हो गया। ऐसे आप इसको n डायमेंशन में एक्सटेंड करते जाइए सेपरेटर को। तो ये आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है ये एक लीनियर मेथड है, जो कि मतलब लीनियर सेपरेटर मतलब हाइपरप्लेन बनाती है हमेशा। 2 डायमेंशन में हाइपरप्लेन लाइन होता है, 3 डायमेंशन में जो आपका सिंपल प्लेन होता है, 4 डायमेंशन में और जो है बड़ा 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 जो है डायमेंशन बढ़ते जाएंगे, और वो एक हाइपरप्लेन जो है उसके डायमेंशन बढ़ाते जाओ। तो इस तरह का हाइपरप्लेन का सपोर्ट वेक्टर मशीन में जो मॉडल होता है वो एक इन जनरल हाइपरप्लेन होता है। तो एक लीनियर मेथड है, एक लीनियर मेथड है, और जिसमें हम नॉन लीनियरिटी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, तो अब मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं लीनियर और नॉन लीनियर का।
तो ये जो आप लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में जो हाइपर प्लेन देख रहे हैं, ये लीनियर हो गया। नीचे 3 फिगर है ना, ये नॉन लीनियर हो गया। पॉलिनोमियल कर्नल देख रहे हैं, ये नॉन लीनियर हो गया। नॉन लीनियर है क्योंकि आपका सेपरेटर जो है वो लीनियर नहीं है, पॉलिनोमियल है। और ये जो तीसरा है, ये भी नॉन लीनियर है और सुपर नॉन लीनियर है, तो क्योंकि ये इसमें आपका पॉलीगॉन बन रहा है, क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है। तो इस तरह से जो ये, जबकि आपका एक्चुअल एसवीएम जो होता है वो लीनियर हाइपरप्लेन ही देता है। तो उसमें ये नॉन लीनियरिटी जो दिख रहा है आखिर 2 फिगर में, इसको कैसे इंट्रोड्यूस करना, उसको कर्नल ट्रिक बोलते हैं। तो अपन बाद में देखेंगे, इसको अभी देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसमें कैसे नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस की जाती है। ये जो है हाइपर प्लेन होता है, ये मतलब ये सपोर्ट वेक्टर मशीन जो होता है, ये हमारा लीनियर मेथड है। तो इसमें नॉन लीनियरिटी सेपरेट करके नॉन लीनियर सेपरेशन बाउंड्रीज कैसे निकालना, ये अपन अभी देखेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैंने आपको कुछ ज्यादा समझाया नहीं है इसमें, अभी सिर्फ जो है एसवीएम के मैंने कुछ एडवांटेजेस बताए हैं आपको, कुछ डिसएडवांटेजेस बताए। मैंने आपको ये बताया कि 2 डायमेंशन में जो है हाइपर प्लेन का इक्वेशन कैसे होता है, 3 डायमेंशन में कैसे होता है, और डी डायमेंशन में कैसे होता है। और जो है मॉडल जो है हमारा सेपरेशन कैसे करता है। जो है कोऑर्डिनेट्स आप वो इक्वेशन में रख दो, अगर 0 से ज्यादा आ गए तो वो हाइपरप्लेन के ऊपर हो गए, और 0 से कम आ गए तो हाइपरप्लेन के नीचे हो गए। इतना मैंने आपको जनरल मैथ्स, अभी इतना ही मैथ्स समझाया मैंने आपको। अगर इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछिए अभी। जागृति, आपके समझ में आया? हाँ सर, आ गया। सही में आ गया? हाँ सर। शुभम? ये सर आ गया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो सर, एक अब अपन सवाल था। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो भी म्यूट पे नहीं है। देखिए, अब आप सब देखिए अपना स्पीकर म्यूट पे है। सर एक म्यूट कर सवाल था। लीजिए। हाँ बोलो। तो ये मॉडल क्या सिर्फ 2 चीजों के क्लासिफिकेशन में काम में आ सकता है, जैसे रेड डॉट और ब्लू डॉट, मतलब 3 कलर के डॉट कुछ हो भी सकते हैं? सेपरेट कर सकते हो ना आप आपकी 2 क्लासेस भी हो सकती हैं, आपकी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, सब में काम में आएगा। तो अगर 4 या 3 क्लासेस है तो फिर हमारा हाइपर प्लेन कैसे बनेगा, मतलब वो हाइपर फिर वो क्या 4 रहेगा? क्लासेस जो है ना, तो आपकी जो सेपरेशन बाउंड्री जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो मेरे को तुम्हें ना ये क्लास के बाद याद दिलाना, मैं तुमको 3 क्लास में कैसा दिखता है, 4 क्लास में कैसा बाउंड्री दिखती है, मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, अच्छा, वो मेरे पास ओके। केस है नहीं अभी। चलो मैं तुमको बता हाँ ही देता हूँ कैसे दिखता है। यार ये अभी थोड़ा, अभी रहने दो। चलो मुझे क्लास के बाद याद दिलाना, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ सर, ये जो ठीक है। 4-5 क्लासेस के लिए जो आपकी सेपरेशन बाउंड्री कैसी दिखेगी, मैं आपको क्लास के बाद बताता हूँ। ठीक है ना? ओके, थैंक अब यू सर। आपका जो है थोड़ी टेक्निकलिटी, हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा था? अब थोड़ी टेक्निकलिटी में जाते हैं अपन इसमें। जो है हम क्लासिफिकेशन, हमको क्लासिफायर निकालना है। क्लासिफायर निकालना है मतलब हमको जो है लाइन का इक्वेशन या जो हाइपरप्लेन का इक्वेशन इन जनरल निकालना है। अब आप ये कंसिडर करिए कि ये सबसे लेफ्ट में जो फिगर बना हुआ है, इसमें लेफ्ट में फिगर बना हुआ है, इसमें कुछ ऊपर जो है रेड डॉट्स पॉलीगॉन्स बने हैं, कुछ रेड डॉट्स बने हैं ऊपर, और कुछ नीचे की तरफ ब्लू डॉट्स बना है। और मैंने यहाँ 3 लाइन बना रखी है यहाँ पे। तो आप पूछेंगे सर, आप बोल रहे थे कि कोई भी लाइन जो ब्लू डॉट और रेड डॉट को सेपरेट करे वो जो है वैलिड सेपरेटर होता है, वो मॉडल होता है हमारा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ब्लैक लाइन भी सेपरेट कर रही है, ये जो आपकी थोड़ी डार्क लाइन है वो भी सेपरेट कर रही है, और रेड लाइन है वो भी सेपरेट कर रही है। तो आप मेरे को जो नेचुरल क्वेश्चन पूछे हो कि इनमें से हमारा वैलिड सेपरेटर कौन सा है, क्योंकि मॉडल तो एक ही होगा। पर अगर आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो यहाँ जो मैंने 3 लाइन बनाई है, आप इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, और वो सारी की सारी लाइनें जो हैं वो ब्लू और रेड को जो है सक्सेसफुली सेपरेट करेगी। इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं आप, 3 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो, इनफाइनाइट तक बना सकते हो आप लाइनें। सभी की सभी लाइनें जो है वो रेड और ब्लू को सेपरेट करेगी। तो आप मेरे से पूछोगे कि हमारा हमारा जो है हमारा सेपरेट, ये इनमें से वैलिड सेपरेटर कौन सा है, तो जवाब ये है कि सारी की सारी लाइनें, यहाँ तीनों लाइनें, या जितनी भी आप इनफाइनाइट लाइनें बनाए जो कि रेड और ब्लू को सेपरेट करेगी, वो वैलिड सेपरेटर, वो वैलिड सेपरेटर है। पर वो वैलिड सेपरेटर तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑप्टिमम मॉडल है। वो हमारा मॉडल तो ऑप्टिमम होता है हमेशा। वैलिड सेपरेटर तो है, पर वो हमारा मॉडल है कि नहीं, हम उसको चूज करेंगे। उनमें से हम कौन सी चूज करेंगे, उसका हमारा कुछ क्राइटेरिया है। हम 3 लाइन ड्रॉ किए, 3 में से कौन सी चूज करना है, इसमें हमारा क्राइटेरिया होगा चूज करने का। तो उस क्राइटेरिया पे हम चूज करेंगे। पर अभी मैंने क्राइटेरिया नहीं बताया। पर आपसे कोई पूछे कि ये तीनों लाइनों में वैलिड सेपरेटर कौन है, तो तीनों ही वैलिड सेपरेटर। आपसे पूछे मॉडल कौन सा है, तो वो बोलेंगे सर अभी हमको मॉडल मॉडल
मॉडल चूज करना आता नहीं। तो देखिए आप कैसे मॉडल चूज करेंगे आप। अब आप ये देखिए राइट में देखिए फिगर, एक टेबल बना हुआ है P1 P2 P3 का, हाइपरप्लेन जो है P1 P2 P3 का, मार्जिन है 5 7 10 और एक फिगर बना हुआ है। वही टेक्नोलॉजी वर्ड है और मनी वर्ड, मैंने वही एग्जांपल दिया है। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी की फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे है और वर्ड मनी की फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे, तो उस पे हमारे स्पैम जो है वो प्लस है और हैम जो है वो माइनस है। ये हमारा एग्जांपल है। अब मैं एक एक हाइपरप्लेन बनाता हूँ, मतलब लाइन को इसने इन जनरल हाइपरप्लेन बोला है यहाँ पे। तो ब्लैक वाला जो है आप मान लीजिए वो है P1, ब्लैक वाला लाइन जो है वो हाइपरप्लेन वो P1 है। जो ब्लू वाला है वो, ब्लू वाला जो है वो P3 है। ब्लू वाला जो है वो, इसमें से कोई भी आप मान लीजिए कि जैसे ब्लू वाला इसने P1 लिया है, ठीक है ना, ब्लू वाला P1 लिया है प्लेन, और जो ऑरेंज वाला है उसको P2 लिया है, और जो ब्लैक वाला है ना बीचों बीच में ब्लैक वाला, उसको P3 लिया है। आप वही पॉइंट, अभी ये आप सारे पॉइंट्स मत देखिए, वही पॉइंट्स देखिए जो इन लाइंस के आसपास है। तो इन लाइंस के आसपास 3 है, देखिए ऊपर की तरफ देखेंगे प्लस में, तो प्लस में आपका ये कुछ 2 डॉट जो है इसके लाइन के बहुत पास है, देखिए जिसपे एक तो P2 बना रखा है इसने और उसके पास एक और लाइन का पॉइंट है प्लस। और ऐसे ही आप अगर नीचे देखेंगे लाइन के, तो एक पॉइंट जो है वो लाइन के बहुत पास में। तो जो पॉइंट्स ये हमारे हाइपरप्लेन हमने जो ड्रॉ किए हैं 3, उनके पास जो पॉइंट है उनपे से अपन तीनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मतलब उन पॉइंट्स का जो है वो हाइपरप्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं। तो पॉइंट जो है का पहले का जो डिस्टेंस है वो P1 है, दूसरे का डिस्टेंस P2 है, तीसरे का डिस्टेंस P3 है। मतलब जैसे जैसे आपका ब्लैक का जो ब्लू का डिस्टेंस है वो P1 है, और जो ऑरेंज है उसका डिस्टेंस नियरेस्ट पॉइंट से P2 है, और जो ब्लैक है उसका नियरेस्ट पॉइंट से डिस्टेंस P3 है। तो P1 का वैल्यू 5 है, P2 का वैल्यू 7 इंचेस से मान लो, और P3 का वैल्यू 10 इंचेस है, ऐसे मान लो। तो हमारा क्राइटेरिया ये कहता है कि हम वो पॉइंट लेंगे जिसका जो दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंट हो, मतलब जो प्लस पॉइंट से उससे भी उतना ही दूर हो और माइनस पॉइंट से उतना ही दूर हो, प्लस से भी उतना ही दूर हो, माइनस से भी उतना ही दूर हो, और डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो अब आप मेरे को कोई बता सकता है कि P1, P2 और P3 में से हम कौन सा हमारा मॉडल चूज करेंगे? P1 चूज करेंगे, P2 चूज करेंगे, P3 चूज करेंगे? मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि जो नियरेस्ट पॉइंट होते हैं, मतलब जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, उससे डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए और दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंट होना चाहिए। तो आप P1 चूज करोगे, P2 चूज करोगे कि P2 P3 चूज करोगे? इन 3 लाइन में से कौन सा आपका मॉडल चूज करोगे? P1 P2 P3 कौन सा चूज करोगे? सर P3 चूज करेंगे। क्यों P3 चूज करेंगे? सर क्योंकि एक तो जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस P3 की है, और एकदम दोनों क्लासेस के मिडिल में है वो। हाँ, तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्लासिफायर को हम मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हम जो क्लासिफायर निकाल रहे हैं, जो मॉडल निकाल रहे हैं, ब्लैक मॉडल को P3 को चूज कर रहे हैं, इसमें अधिकतर पॉइंट का कोई रोल नहीं है। कौन से पॉइंट का रोल है? सिर्फ 3 ही पॉइंट का रोल है, P1 P2 और P3, जो कि बाउंड्री पे है, सिर्फ उन्हीं का रोल है। उनसे ही हम हमारा मॉडल निकाल रहे हैं। बाकी के पॉइंट्स को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम देख ही नहीं रहे हैं उनको कि वो है कि नहीं, हमको कोई मतलब ही नहीं है उनसे। सिर्फ 3 पॉइंट देख रहे हैं जो पास में, P1 पॉइंट, P2 पॉइंट और P3 पॉइंट, जो हमारे आउटर बाउंड्री पे है, जो हमारे क्लासिफायर के पास में है। तो उन पॉइंट्स को हम उनको सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन बताता हूं। तो हमारे मॉडल का डेफिनेशन ये है कि हमारे सपोर्ट वेक्टर्स से वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, ऊपर से भी उतना ही डिस्टेंस, नीचे से भी उतना ही डिस्टेंस, और डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये देखिए, ये आपको अब ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, तो ये आप लेफ्ट में देखिए, ये जो मैंने एक फिगर बना रखा है यहाँ पे, लेफ्ट में देखिए जो आपकी ब्लैक लाइन जा रही है, ब्लू डॉट ऊपर है, रेड डॉट नीचे है, दोनों अलग अलग क्लासेस है। तो हमारे सपोर्ट वेक्टर कौन से हैं? जो बिल्कुल पास के पॉइंट है वो सपोर्ट वेक्टर है। देखिए सर्कल कर रखा है उनको, देखिए नीचे 2 रेड डॉट है, ऊपर एक ब्लू डॉट है। तो इन ये जो सर्कल में किए हुए हैं, ये जो हमारे सेपरेटर के बिल्कुल पास में है, इनको हम सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं। और जो हमारा जो मॉडल जिसका डेफिनेशन है, मॉडल का डेफिनेशन मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, मॉडल का डेफिनेशन मतलब जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मॉडल का डेफिनेशन मतलब क्या? आपको पता होना है कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है। अगर आपको a b c तीनों की वैल्यू मालूम है, इसका मतलब आपको मॉडल का इक्वेशन मालूम है, ठीक है ना। तो मॉडल मालूम है, तो ये a b और c की मॉडल इक्वेशन वैल्यूज निकालने में, a b c की वैल्यूज निकालने में या मॉडल को डिटरमाइन करने में सिर्फ इन सपोर्ट वेक्टर को ही कंसिडर करते हैं। जो डिस्टेंस लेते हैं हम सिर्फ इन सपोर्ट वेक्टर से ही लेते हैं, समझ रहे हैं।
बाकी के जो 3 रेड डॉट ऊपर है और वो 4-5 रेड ब्लू डॉट ऊपर है, उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो यही एक एडवांटेज है सपोर्ट वेक्टर मशीन का कि बहुत कम पॉइंट से हमें मॉडल डिसाइड कर लेते हैं। जो सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं, जो कि बिल्कुल आसपास के पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम बाउंड्री पे जो पॉइंट होते हैं, सिर्फ उन्हीं से हम लोग जो है मॉडल डिसाइड कर लेते हैं। बाकी पॉइंट हो या ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं पड़ता। तो इसलिए हमको मतलब अगर नंबर ऑफ सैंपल कम भी हो हमारे पास, तो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन अच्छे से काम करता है। ये रीजन है कि मतलब कम सैंपल और ज्यादा फीचर में भी सपोर्ट वेक्टर मशीन क्यों काम करता है। ये जो सारे आपके सैंपल्स है ना, ये आपके ब्लू डॉट और रेड डॉट सारे आपके सैंपल है। तो इतने सारे आपके पास सैंपल थे, पर आपने सिर्फ 3 ही डॉट का यूज किया मॉडल निकालने में। 2 रेड डॉट का जो पास में थे और एक ब्लू डॉट का जो पास में था। ये सिर्फ तीन ही मॉडल, तीन ही सैंपल से आपने जो है आपका मॉडल बनाया। बाकी पॉइंट्स को आपने कंसिडर ही नहीं किया, वो है या नहीं है हमारे लिए बराबर है। ये 5 होते, 25 होते, 30 होते, इनको कोई मतलब ही नहीं है हमको इनसे। तो बहुत कम पॉइंट्स जो पास में होते हैं, जो डिसाइडिंग पॉइंट्स होते हैं या जो पास के पॉइंट्स होते हैं, बस उन्हीं से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा मॉडल कौन सा है। तो कम सैंपल में भी काम चल जाता है हमारा। इसलिए जब फीचर स्पेस ज्यादा हो और सैंपल कम हो तो हमारा सपोर्ट वेक्टर काम नहीं करता है। ठीक है ना। तो देखो अभी सपोर्ट वेक्टर हम कैसे चूज करते हैं, इसके 3 क्राइटेरिया। द लाइन दैट मैक्सिमाइजेस द मिनिमम मार्जिन इज द गुड बेट। मतलब ऐसी लाइन जो रेड से भी दूर हो और ब्लू से भी दूर हो, लेड से भी दूर हो और ब्लू से भी दूर हो, और मतलब अच्छी तरह से सेपरेट करें उनको, मैक्सिमम करें डिस्टेंस दोनों से। ब्लू से भी उतना ही डिस्टेंस, रेड से भी डिस्टेंस जितना ज्यादा हो, तो वो है हमारा, वो मॉडल हम चूज करते हैं। अगर ये लाइन जो है रेड के पास में हो और ब्लू से बहुत दूर है, हम उसको नहीं लेंगे। रेड पॉइंट्स के तो पास में है, पर ब्लू लाइन से बहुत दूर है, हम नहीं लेंगे। हमको ऐसी लाइन चाहिए जो ब्लू और रेड से एक समान डिस्टेंस से दूर हो, वो लाइन चाहिए हमको। फिर दूसरा, दिस मैक्सिमम मार्जिन सेपरेटर is determined by a subset of the data points. This maximum margin separator is determined by a subset of data points. तो डाटा पॉइंट जो है उनके सबसेट से ही निकाल रहे हैं हम। देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इतने सारे पॉइंट है, पर हम सिर्फ 3 से ही डिसाइड कर रहे हैं। डाटा पॉइंट इन दिस सबसेट इज कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर्स। तो जो सैंपल्स हम मॉडल को डिफाइन करने में यूज करते हैं, जो बाउंड्री पे होते हैं या जो सेपरेटर के पास होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं। इसलिए इस एल्गोरिदम का नाम जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन पड़ा है। तो यहां तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है? सपोर्ट वेक्टर क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर क्या होता है, हम जो है मार्जिन क्लासिफायर कैसे चूज करेंगे, ये सब, ये 3-4 चीजें अभी हम अपने देखिए। मीरा, आपके समझ में आया? यस सर। तो ये चीजें हैं मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट केस है सपोर्ट वेक्टर मशीन का। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर मुझे एक सवाल था। हाँ बोलो। ये आपने बताया कि द क्लोजेस्ट पॉइंट्स, जो डेटा पॉइंट्स है हमारे लाइन से, उसको सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं। हाँ लेकिन हमारा लाइन ही बनता है हमारे सपोर्ट वेक्टर्स से। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि हम फिर सपोर्ट वेक्टर्स कैसे चूज करते हैं? मतलब हाउ डू वी डिसाइड कौन सा पॉइंट चूज करना है? यार ये तो इटरेटिवली आप चालू करते हो, मतलब आप 0 से चालू करते हो, रैंडमली कुछ लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा। और जब आपको ऐसी लाइन मिल जाएगी कि जो कुछ बाउंड्री पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो और जो लाइन हाँ। सेपरेट भी बराबर कर रही है, उस तरह की लाइन जब मिल जाएगी आपको, तो आप रुक जाओगे। दैट इज योर कन्वर्जेंस। हम चालू तो रैंडम पॉइंट से ही करते हैं, रैंडम लाइन ड्रॉ करने से करते हैं, और फिर जो हाँ, है अलग अलग क्राइटेरिया से निकालते हैं कि भाई ये रेड से कितना दूर है, ब्लू से कितना दूर है, इक्विडिस्टेंस है या नहीं है, दोनों को सेपरेट कर रही है नहीं है। इस तरह के इटरेशन करते जाते हैं। और जब हमको ऐसी लाइन मिल जाती है जो दोनों से इक्विडिस्टेंट हो और दोनों को बहुत अच्छी तरह से सेपरेट कर रही हो, तो हम उसको जो है कन्वर्जेंस बोलते हैं। दैट इज आवर सपोर्ट वेक्टर, ठीक है। ओके। और तो ये मतलब हमारे इटरेशन से काम करता है। इटरेशन पहले हम बहुत सारी लाइनें ले लेंगे रैंडमली, हाँ। और फिर जो है उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो बचेगी वो हमारी लाइन ऐसी होगी जो ब्लू और डॉट सेपरेटेड भी बराबर करेगी और उसका डिस्टेंस ब्लू और इससे सेपरेट से बराबर भी होगा। अच्छा। तो इस तरह से काम करता है। तो फिर वो ऐसा एक एक्चुअल तो फिर मॉडल में ऐसा एक पैरामीटर है, मतलब जितने पॉइंट से तुम कंपेयर करो, रैंडम लाइन को लोगे तो आप
कंपेयर करोगे जैसे हाँ, ऐसे कुछ तीन- पैरामीटर हैं जो जिसको गामा और सी बोलते हैं, हाँ हाँ तो वो डायरेक्ट आपको ये नहीं बताया कि आप कितने पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, पर इस तरह का कुछ मतलब एक पॉइंट का इन्फ्लुएंस कितना होगा और जो सपोर्ट अच्छा, वेक्टर का अच्छा। इन्फ्लुएंस कितना होगा उसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास होते हैं दो पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर, उसको गामा और सी बोलते हैं अपन, उसको अपन आगे देखेंगे। अच्छा, ठीक है ना, ओके। हाइपर पैरामीटर होते हैं जो डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है ना, अभी मैं थोड़ा और मैथ ले रहा हूँ। तो ये देखिए कि आपने जनरलाइज जो ये जो 2D में आपकी इक्वेशन, ये देखिए जनरल नोटेशन देख रहे हैं अपन एसवीएम के। सबसे पहली लाइन देखिए आप, W0 प्लस W1 एक्सप्लेन प्लस W2 x2 इज इक्वल टू 0। ये 2 डायमेंशन में मैंने आपको बताई है, जो है आपके लाइन की इक्वेशन है। W0 कांस्टेंट है, W1 x1 प्लस W2 x2 इज इक्वल टू 0। x1 x2 आपके वेरिएबल है, W0 W1 और W2 जो है वो आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो W1 जो है x1 का कोएफिशिएंट है, W2 जो है x2 का कोएफिशिएंट है। W1 x1 का कोएफिशिएंट है, W2 x2 का कोएफिशिएंट है। तो ये आपकी 2 डायमेंशन में हो गई। यही n डायमेंशन में कैसे हो जाएगी? W0 एक कांस्टेंट टर्म तो आती है W0 प्लस सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n wi प्लस wi xi इज इक्वल टू 0। तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये इसको जनरलाइज कर दिया उसने। W1 x1 प्लस W2 x2 है ना, अपन देख रहे हैं कि अगर तीसरा डायमेंशन आएगा तो एक और लाइन जुड़ जाएगी W3 x3। तो ऐसे n डायमेंशन में n टर्म्स होगी, W1 x wi xi n टर्म्स होगी। तो ये जनरल इक्वेशन होगी। तो इसको हम थोड़ा मतलब ट्रिक से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम yi एक वेक्टर लेते हैं, yi नाम का एक वेक्टर लेते हैं, yi नाम का वेक्टर लेते हैं n डायमेंशन में, जिसमें जो कि 1 से xn तक वेरी होता है। तो W0 जो है उसके लिए हमने 1 ले लिया, और x1 x2 x3 से n जो है हमारा फीचर्स है। x1 to xn जो है हमारे फीचर्स या वेरिएबल्स है, और 1 जो है वो हमने थोड़ा ईज के लिए, मैं आपको बताता हूँ 1 क्यों लिया। तो 1 हमने 1 एक कांस्टेंट टर्म ले ली 1, और x1 to xn जो है आपके फीचर्स हैं, उसको हम yi बोलते हैं। फिर जो दूसरा वेट वेक्टर है, वेट वेक्टर तो फिर आपको पता ही है कि W0 से Wn तक हो गए, वेट वेक्टर हो गया। अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? 1 और W0 को आप गुणा करेंगे तो W0 हो जाएगा। फिर आप W1 और x1 को गुणा करेंगे, W1 x1 हो जाएगा, प्लस W2 x2 प्लस ऐसे Wn xn तक आ जाएगा। तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, wi xi का, W वेक्टर और I वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट अगर प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको एक जनरलाइज इक्वेशन मिल जाएगी। राइट, तो ये हो गया एक चीज। दूसरा, आप ये लेबल देखिए, आपके जो लेबल है, ये लेबल मतलब आपका जो अभी आप मतलब ये देखिए, आपकी दो ही क्लासेस मानिए, दो ही क्लासेस, एक क्लास +1 है, एक -1 है, दो क्लासेस है। कभी अपन 0 या 1 लेते हैं, कभी +1 या -1 लेते हैं। तो हमने यहाँ जो है एक क्लास को +1 माना है, दूसरी क्लास को -1 माना है, दो क्लासेस हैं +1 और -1। आपका इक्वेशन क्या होगा? W0 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 अप टू W1 x1 इज इक्वल टू 0 है आपका इक्वेशन। आप एक सैंपल को जो कि x2 से xn से जो आपका सैंपल है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? x1 x2 x3 आपका सैंपल है, x1 x2 x3 जो आपके वेरिएबल है उनकी वैल्यूज। तो x1 x2 x3 x की जो वैल्यू को आप अगर इक्वेशन में रखते हैं, तो अगर वो ग्रेटर देन, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। मतलब क्या? या तो वो पॉजिटिव नंबर होगा या तो नेगेटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर होगा तो हम मानेंगे क्लास +1 है, नेगेटिव नंबर होगा तो ये मानेंगे जो है ये क्लास नेगेटिव हो गया। तो ये W0, ये जो W0 इसका जो जनरल इक्वेशन है लाइन का, ये इसकी वैल्यू या तो 0 से कम होगी या 0 से ज्यादा होगी, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। और इसको आप जब लेवल से गुणा कर देंगे, लेवल मतलब लेवल क्या है? लेवल आपका या तो +1 है या तो -1 है। आप करस्पॉन्डिंग लेवल से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव है, अगर wi xi जो है जनरल इक्वेशन wi xi पॉजिटिव आता है, तो आपका लेवल भी पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। wi xi जो है आपका नेगेटिव आया, फिर आपका लेवल भी अगर नेगेटिव है तो तब भी ये 0 से होगा। तो आपका जनरलाइज इक्वेशन क्या हो गया? समझे आप मेरी बात? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझे? कि मतलब आपका W1 wi yi जो है, wi yi जो ब्रैकेट के अंदर है, वो आपका जनरलाइज इक्वेशन है। ये तो आपका पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना? पॉजिटिव है तो एक क्लास, नेगेटिव है तो एक क्लास। W वेक्टर डॉट y वेक्टर, ये आपका जनरल इक्वेशन। या ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, अपन देख चुके हैं पहले। और आप इसको लेवल से गुणा करते हैं, तो लेवल आपका या तो पॉजिटिव +1 है या तो -1 है लेवल। तो आप +1 करोगे, +1 से गुणा करोगे उसको, तब भी ये प्लस से प्लस ही रहेगा, और जब -1 से गुणा करोगे तब भी ये प्लस ही रहेगा।
समझे मेरी बात? क्या क्या कहना चाहता हूँ? इसको कोई अलग तरीके से समझा सकता है? उद्देश्य आप इसको अलग तरीके से समझा सकते हो जैसे मैंने समझाया है इसको? तो ये आपका लेबल इनटू डब्ल्यू वाई एक्स इज ऑलवेज विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो ये थोड़ा ये लास्ट पार्ट है, इसको कोई अच्छी तरह से समझा सकता है? हाँ सर, अगर हमारा लेबल नेगेटिव रहेगा तो हाँ अल्टरनेटिवली जो W की वैल्यू है, WI प्रोडक्ट है, वो उसका जो साइन है वो हमेशा LI के सिमिलर ही रहेगा। जो हमारा लेबल है उसी के सेम सिंबल हमें रिटर्न करेगा। तो इसलिए कभी भी हाँ अगर हम LI टाइम्स WI फॉर्म में उसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ऑलवेज आंसर 1 ही आएगा। मतलब जो नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आप समझा सकते हैं आर्यमान इसको? सर जो उद्देश्य ने बोला मुझे भी वही लगा कि वही सही है। हाँ सही वही है भाई, पर मैं अच्छी तरह समझा नहीं पाया इसलिए तुमको समझाने का बोल रहा हूँ। नहीं मुझे लगता है कि मैं भी मतलब वही बोल रहा था, मतलब मैं भी वही सोच रहा हाँ था कि अगर ये मतलब दोनों की साइन सेम होंगी तो फिर ही वो पॉजिटिव हाँ रहेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आपका डब्ल्यू डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, डॉट हाँ प्रोडक्ट निगेटिव आएगा मतलब वो निगेटिव क्लास है। डॉट डब्ल्यू हाँ, आई नेगेटिव क्लास डब्ल्यू है। इंटू वाई का जो डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आया, आपने वैल्यू रखने से निगेटिव आया तो निगेटिव क्लास है। निगेटिव क्लास मतलब वो -1 होगी। -1 का और निगेटिव दो हाँ निगेटिव का गुणा करेंगे तो वो आप ग्रेटर देन 0 होगा। आपका हाँ डब्ल्यू हाँ आई वाई आई अगर पॉजिटिव आया तो आपका ये क्लास भी पॉजिटिव होगी, मतलब +1 होगा, तो L1 +1 होगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का गुणा करेंगे तब भी वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये आपका L1 इंटू डब्ल्यू वेक्टर इंटू वाई वेक्टर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो ये आपका जो है एसवीएम का जो है इक्वेशन है, तो ये आपका एसवीएम का सागर आपके समझ में आया है? सर एक बात पूछना चाहता था, आपने जो हाँ डॉट प्रोडक्ट्स लिए हैं वो डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या है सर? डॉट प्रोडक्ट आप नंपाई में दे दो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट। नंपाई में डॉट प्रोडक्ट की मेथड ओके होती है। ओके आप ओके। पाइथन के नंपाई में हाँ डॉट प्रोडक्ट दे दो, मेथड होती है, आपका डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। सही। जो डब्लू जो आपने जो ऊपर एक एरो डाला है तो ये नथिंग बट ये समेशन ऑफ डब्लू है क्या? डब्लू नहीं नहीं, जीरो। समेशन ऑफ डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू वेक्टर है। अच्छा डब्लू आपके वेक्टर। स्केलर होता है, स्केलर वेक्टर होता है ना फिजिक्स में, हाँ 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 सर, हाँ ये सर। वेक्टर है वो। ओके ओके ये वेक्टर वेक्टर है दोनों, मतलब वाई भी एक वेक्टर है, डब्ल्यू भी एक वेक्टर है। ओके ओके और फिर जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं मतलब एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब किसका 1 और W0 का प्रोडक्ट होगा, x1 W1 का प्रोडक्ट होगा, x2 W2 का प्रोडक्ट होगा, xn W1 का प्रोडक्ट होगा। ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट मतलब एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है। सर इसका एक मतलब एक सैंपल मतलब एक मतलब वैल्यू लेके थोड़ा एक दिखा सकते हैं? मतलब ये तो आपने फॉर्मूला डाला है, मतलब एक हाँ एक प्रैक्टिकल एक दिखा सकते हैं मतलब हाउ इट गेट्स यार अभी कैलकुलेटेड? तो नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि मैंने वो स्लाइड बनाई नहीं है उस तरह की, पर मैं अगर तुम्हारे लिए वो एक स्लाइड बना के रखूंगा ठीक है सैंपल सर। लेके भी। ओके सर सर। मुझे ठीक है एक ना? सवाल है। हाँ ये ऊपर जब आप आते हो तो ये ऊपर वाला जो डिवीजन है वन वन पर, कौन है सा ना, डिवीजन? 1, x1 x2, ये डिवीजन नहीं है यार, वो डिवीजन नहीं सेपरेट बस किया है ये उसको। दो। हाँ डिवीजन नहीं, ये दोनों। सेपरेट किया है, डब्ल्यू और एक्स को सेपरेट किया है, डिवीजन नहीं है वो। हाँ वही वो वो लाइन मैं सेपरेट सेपरेटर कैसे लाइन है बोल यार, दिया। वो ऐसे ही बनाई है, वो नहीं भी होती तो चल जाती। हाँ उसको डिवीजन नहीं, मत मेरा लो सवाल यार। ये है कि ये जो, हाँ डिवीजन ही है। मेरा सवाल ये था कि ये वन क्यों आ रहा है पहले, मतलब ये पूरा एक यार ये वेक्टर है वन ना, इसलिए वन आ कॉमा रहा एक्स है वन एक्स क्योंकि टू ये एंड तुम्हारा सिंपल। वन को W0 से मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं, हाँ वन को जब W0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन आ जाता है, W0 W1 x1 W2 x2 आ जाता है ना। हाँ तो हाँ अगर हाँ हम yi को अगर वन नहीं डालेंगे, सिर्फ x1 to xn लेंगे, तो yi का डायमेंशन हाँ और w का डायमेंशन में डिफरेंस आ जाएगा ना, yi का डायमेंशन एक से शॉर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक तो है। वो सिर्फ नोटेशन सिंप्लीफाई करने के लिए वन डाल दिया है, वन से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो वो एक्स बार वन जीरो डाल है, दिया तो आपका एक्स बार नोटेशन कितना सिंप्लीफाई हो जीरो गया, है। डब्ल्यू आई डॉट वाई आई हो गया कि नहीं डॉट प्रोडक्ट। हाँ हाँ, सिर्फ तो नोटेशन एक्स बार सिंप्लीफाई जीरो करने के रहेगा लिए ना वन वो। डाला है, सिर्फ नोटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वहां वन ऐड कर दिया एम्पिरिकली। हाँ 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 ठीक है ना, हाँ, ये सिर्फ नोटेशन ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए डाला, कितना कंसाइज नोटेशन हो जाता है देखो। नहीं तो फिर आपको क्या, नहीं तो फिर आपको कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आप अगर आप वन नहीं डालोगे तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, W0 प्लस सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n w x y इज इक्वल टू 0, ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आपने यहाँ वन डाल हाँ दिया, हाँ, वेक्टर नोटेशन दे दिया, तो wi डॉट yi इज इक्वल टू 0, कितना कंसाइज नोटेशन हो गया। हम्म।
तो नोटेशन को कंसाइज करने के लिए 1 ऐड किया गया है वहां पे। सर तो मुझे एक और सवाल था। हाँ ये मुझे समझ में आ गया पूरा। ये तुम्हारा ओके, बस क्लैरिफाई करने के लिए, ये एल आई तुम्हारा ये रहेगा लेबल। लेबल रहेगा +1 या -1। हाँ, तो ये हमें बताएगा कि ये एक स्पैम या हैम है। हाँ नहीं, तो ये स्पैम और हर हम अगर पॉइंट के लिए हमको हमें पता मिल करना रहा है। है, स्पैम या हम अगर पता करना है तो हम हाँ सिर्फ WIYI का यूज करेंगे ना, एल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एल तो हमको निकालना है उस केस में। जब हमको पता अच्छा, तो करना फिर है कि एल क्या स्पैम या बता हम है, तब हम सब है? WIYI लेंगे, राइट। हाँ, वो हमें ये देगा लेसर देन 0 और ग्रेटर देन 0। हाँ तो उससे हमको स्पैम हम पता चलेगा, पर जनरल इक्वेशन जो होता है एसवीएम का, वो हम उसको हाँ हाँ एल से मल्टीप्लाई करके >0 जनरल इक्वेशन बताते हैं। पर जब हमको क्लासिफाई करना है कि स्पैम या हैम है, तब हम सिर्फ ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे हाँ WIYI, उसमें एल नहीं लेंगे, क्योंकि एल तो निकालना रहेगा ना, पता थोड़ी एल क्या है, हाँ हाँ हाँ। तो तब ये एल क्या WIYI लेंगे हम। काम में नहीं आता क्या एल? ट्रेनिंग में काम में आता है, ट्रेनिंग के टाइम काम में आता है, ट्रेनिंग के टाइम हमको एल पता होता है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के ठीक है, टाइम समझ काम में में आ आता गया। है। और जब टेस्ट डेटा पे करते हुए अननोन डेटा पे करते हो, तब तो एल होता ही नहीं है हमारे पास, तब तो एल हमको निकालना है। हाँ हाँ। तो हम WIYI हम्म कंप्यूट करते हैं y की वैल्यू रख के, y मतलब हम्म x1 x2 की वैल्यू रख के WIYI कंप्यूट करते हैं। अगर वो 0 से ऊपर है तो +1 बोलते हैं, 0 से नीचे है तो -1 बोलते हैं, राइट। अच्छा ये थोड़ा मैथ्स की जगलरी है इसके अंदर, एसवीएम में थोड़ा मैथ्स होता है। जागृति आपके हाँ, समझ नहीं में वो तो आया है? आसान ही है। आसानी है, बस समझ में आना चाहिए पहली बार में। हम्म अगर समझ में नहीं आया तो हवा हो बस जाता है। तो ये एल आई वही है ना हमारा, जैसे इसको अगर सिमिलैरिटी के हिसाब से बोलो तो हमारा जो लिनियर रिग्रेशन का टारगेट वेरिएबल था, वैसे हम एल आई कंप्यूट करके फिर कंपेयर करेंगे अगर नहीं, सही एल आई टारगेट है तो वेरिएबल ये लीनियर ऐसा। रिग्रेशन नहीं है भाई, ये क्लासिफिकेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से कंपेयर होगा। हाँ, एनालॉगस में बस वो सिमिलर पर्पस के लिए यूज करते हाँ, हैं। उसके जो x कोएफिशिएंट है, उसको x वेरिएबल जो है वो yi को बताया है यहाँ। हाँ हाँ ये हाँ। y टारगेट तो वेरिएबल नहीं है, बेसिकली हमें टारगेट एक एल आई वेरिएबल मिलता li है है यहाँ। ट्रेनिंग के बाद, है ना? हाँ, li जो है वो टारगेट वेरिएबल है, हाँ भाई, तो वो हमें li जो मिलता है है हमको और प्लस हमें या जो -1 है, वो टारगेट है। ये ओके yi हाँ जो है वो हमारा फीचर्स है, x1 x2 x3 x4 अप टू xn। हाँ, वो फीचर्स है। ठीक है, जागृति आपके समझ में आया? हाँ सर, वही कि ये मतलब जब W वेक्टर और Y वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो माइनस रहा तो LI माइनस होगा, हाँ, और प्लस रहा तो प्लस होगा। प्लस होगा। यस। तो उतना ही है मैडम, आप क्या आगे समझ में, और किसी के समझ में नहीं आया है? सर ये तो फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं, बस एक मतलब एक प्रैक्टिकल अगर मतलब एक मैं एग्जांपल आपके मिल। लिए एक स्लाइड बना के दूंगा भाई, अगली क्लास में समझा दूंगा मैं तुमको, क्लास ओके बना सर, ओके के मैं स्लाइड ओके। मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, मतलब वो मेरे आइडिया। को, हाँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड होता तो समझा भी सकते थे, यहाँ तो समझा भी नहीं पाएंगे। हाँ हाँ करेक्ट, हाँ। मैं आपके लिए एक स्लाइड बना के लेके आऊंगा, तो डोंट वरी, मैं आपके लिए बना के लेके आऊंगा, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दूसरे लड़कों को भी इजी रहेगा, न्यूमेरिकल के साथ समझा देंगे। कुछ नहीं, क्या हुआ, x1 x2 की वैल्यू रख के मेरे को समझाना है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें क्या बात है कि नहीं? ठीक है, अब जो है आपका, मैं एक और बस एक ही मैथ्स का छोटा कंसेप्ट और है जो आपको पहले ही पता, सीख चुके हैं आप। ये जो देखिए ना, P1 का जो डिस्टेंस, जो P1 डिस्टेंस निकाला है पहले प्लेन का डिस्टेंस, या P2 जो है दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकाला है, या P3 जो है तीसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकाला है, P1 P2 P3 जो है मार्जिन, तो ये मार्जिन कैसे निकाला जाता है? तो इसका सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको याद आए तो आए, और नहीं आए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जो है मार्जिन जो है कैसे निकाला जाता है, ये देखिए। सबसे पहले आप राइट में देखिए, रेड वाला, सबसे पहले एक्सट्रीम राइट में देखिए, रेड बना हुआ है, एक रेड प्लेन बना हुआ है, रेड प्लेन है, एक पॉइंट है, पॉइंट को हम जो है 1 x1 डैश x2 डैश x3 डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x1 डैश x2 डैश x3 डैश, ऐसा जो है हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट में हम 1 जोड़ रहे हैं, ध्यान रखना है। तो ये हमारा पॉइंट है, इसको हम y से y वेक्टर है। पॉइंट P से हमने प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, जो डबल लाइन दिख रही है ना, परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस d है, 3 डायमेंशन में है ये। हमारे प्लेन का जो हाइपर प्लेन का जो जनरल इक्वेशन है वो W0 सिग्मा ऑफ WI xi इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये आया समझ में आपके? तो एक सिंपल पॉइंट से हमने प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, वो d डिस्टेंस हमको निकालना है। तो d डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है?
तो डी डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपका ये W0 तो कांस्टेंट है ना, WI XI जो है, तो ये डी डिस्टेंस के जो x1 डैश x2 डैश है ना, आप ये xi की जगह x1 डैश रख दीजिए, x2 की जगह x2 डैश रख दीजिए, और xn की जगह xn डैश रख दीजिए, तो आपका डिस्टेंस निकल जाता है। ये देखिए, अगर आपका पॉइंट है तो देखिए मैं इसमें आपको बताता हूं कैसे निकल रहा है। तो देखिए आपकी इक्वेशन है, जैसे 2 डायमेंशन में देखिए, इसको 2 डायमेंशन में देखिए। इक्वेशन है आपका W0 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट है x1 डैश और x2 डैश, इसका डिस्टेंस निकालना है आपको इस लाइन से। कैसे निकालेंगे? W0 प्लस W1 x1 डैश, मतलब x1 की जगह x1 डैश रख दो, x2 की जगह x2 डैश रख दो, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दो। तो W0 ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू है, W1 W2 ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू है, x5 जो वेरिएबल थे उसकी जगह आपने x1 डैश x2 डैश के न्यूमेरिकल रख दिए, तो आपको डिस्टेंस मिल गया, ये d मिल गया आपको। और आपको d को नॉर्मलाइज करना है तो वेट के स्क्वायर से उसको डिवाइड करके नॉर्मलाइज करो। ये आया समझ में? जागृति समझा सकते हैं यहाँ पे क्या है? हाँ सर, वही कि जैसे कि हमें 2 डायमेंशनल के लिए करना है, तो जो अपना वेट है, हाँ। W1 जैसे कि W0 तो अपना कांस्टेंट है, W1 x1 अपना 1 डायमेंशनल के लिए है, और W2 x2 2 डायमेंशनल के लिए है। और हाँ। डिवाइडेड में मतलब जो अपना वेट दिया है उसका स्क्वायर करके उसका अंडर रूट निकालना है। हाँ, तो ये नॉर्मलाइज आ जाता है। ये मतलब ये इसलिए किया कि देखिए, ये जैसे आपकी इक्वेशन ऊपर लिखी है ना, देखिए 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, कैसे एग्जांपल इक्वेशन लिखी है 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो इक्वेशन को वही रहेगा, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन चेंज नहीं होता। इट रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, इट रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, इट रिप्रेजेंट सेम हाइपरलाइन। अगर 2 से या 5 से भी 10 से भी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए इसको W1 W2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं इसको। तो ये W1 और W2 इस तरह से चूज किया जाता है कि इनकी वैल्यू 1 होती है। उद्देश्य समझाएंगे आप ये एक बार? नहीं सर, मतलब मेरे तरफ से भी सेम ही एक्सप्लेनेशन है। नहीं, समझा दो एक बार, दूसरे तरीके से लड़कों को समझ में आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू एक्सप्लेन। अच्छा, तो कोई भी हमारी जो इक्वेशन है, अगर उससे हमें गिवन पॉइंट का डिस्टेंस लेना है, तो एक सिंपल मेथड है कि आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। जैसे यहाँ पे d इज इक्वल्स टू w वेक्टर डॉट yi वेक्टर दिया, तो आप उन दोनों वेक्टर्स, जो आपका पॉइंट है वो एक वेक्टर बन जाएगा, और जो आपका प्लेन का इक्वेशन है वो एक वेक्टर कहलाएगा। आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। और क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि उसके जो इक्वेशन होती है वो आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो वो सेम ही रहेगी। तो अगर आपको उसके वेट को नॉर्मलाइज करना है, तो आप जो आप उसके वेरिएबल पार्ट्स रहते हैं इक्वेशन के, वेरिएबल्स के जितने कोएफिशिएंट्स रहेंगे, तो इस केस में हमारे जितने भी w की वैल्यूज रहेंगी, W1 W2 W3, उनका आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे आपके जो डॉट प्रोडक्ट है उसको, तो आपको एक नॉर्मलाइज डिस्टेंस मिल जाएगा। ये सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन 10th में सीखते थे। या वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सोमन, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक्स। तो ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो ये WI और W वेक्टर और Y वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, डिस्टेंस मिल गया आपको। और W वेक्टर इस तरह से चूज करो कि उनका स्क्वायर करके अगर हम उसका स्क्वायर करके अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकाले उनका, तो सम जो है 1 आना चाहिए। इस तरह से चूज करते हैं हम इनको, तो नॉर्मलाइज कहलाते हैं। ठीक है ना? तो ये एक तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका मतलब, मैं आपको ये इक्वेशन में आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक्सप्लेनेशन आप बहुत टाइम किया है अपन ने, कि लेबल इनटू yi xi शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, है ना? तो ये ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 पे ध्यान दीजिएगा। अपन ने यहाँ पे मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर सीखा, मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर सीखा अपन ने यहाँ पे, मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर सीखा ना यहाँ पे। तो मैक्सिमम मार्जिन की क्लासिफायर की क्या एक वैल्यू? द लाइन दैट मैक्सिमाइजेस द मिनिमम डिस्टेंस, द लाइन दैट मैक्सिमाइजेस द मिनिमम मार्जिन इज द गुड बेट। मतलब जो मिनिमम मार्जिन जो होता है दोनों सपोर्ट वेक्टर के बीच का, हमको मैक्सिमाइज करना है। तो ये जनरल इक्वेशन ये आ गया आपका। ये देखिए जनरल इक्वेशन देखिए, सबसे पहले आप नीचे देखिए, एल मतलब आपका लेवल है, ये इनटू का साइन जो है इसको एक्स से कंफ्यूज मत होना, ये इनटू है ये,
एल आई इंटू डब्ल्यू आई इंटू वाई आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एम क्या है? मार्जिन है, नंबर है, एक नंबर मार्जिन एम। तो हम क्या चाहते हैं कि ये मार्जिन एम जो है ये मैक्सिमाइज हो, मार्जिन एम जो है मैक्सिमाइज होना चाहिए। और ये एल जो है हमारा लेवल है इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू वेक्टर मतलब W0 प्लस W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू WN, और वाई आई मतलब 1 प्लस X0 1 प्लस X1 प्लस X2 प्लस X3 अप टू Xn। ये जो है अब ग्रेटर देन इक्वल टू जो है एम होना चाहिए। यहाँ हमने इसको बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ हमने क्या बोला था? L इंटू डब्ल्यू आई वाई आई शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तो हमने जनरल डेफिनेशन दी थी कि शुड ये 0 से ज्यादा होना चाहिए, पर हमारे मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर के लिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जो है मार्जिन एम है। तो ये मार्जिन एम जो है आपका ये एक हाइपर पैरामीटर है, ठीक है। हम यूज नहीं करते इसको डायरेक्टली, पर ये एक आपका मतलब पैरामीटर है जो आपको ऑप्टिमाइज करना है, एम को ऑप्टिमाइज करना है। तो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो हमने पहले बोला था उसको कर दिया हमने शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और हमने ये पीछे देखा था जो हम डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो डिस्टेंस के जो वेट्स का जो डब्ल्यू वेक्टर जो होते हैं उसके स्क्वायर का उसका जो उसको स्क्वायर उसके सम स्क्वायर करके सम का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर टू प्लस W2 स्क्वायर अप टू WN के शुड बी इक्वल टू 1। तो वो पहली कंडीशन है आपकी। ये देखिए अगर आपके 20 वेट्स है तो I इज इक्वल टू 0 टू 20 WI स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। एक तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन L1 इंटू W वेक्टर इंटू Y वेक्टर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू M। तो ये आपके SVM का फॉर्मुलेशन है, ये आप अभी तक सीख चुके हैं। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको कभी कुछ कोड नहीं करना पड़ेगा, ये सारा काम इंटरनली कंप्यूटर करता है। पर आपको समझ में आना चाहिए कि इसका फॉर्मुलेशन क्या होता है। इसको अपन आगे यूज करेंगे, एम को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अभी अपन। तो चलो अपन आगे चलते हैं। तो इसमें समझने वाला को मतलब तो सिंपल ही है कि एक तो डब्ल्यू जितने भी डब्ल्यू है वेट है उनका स्क्वायर करके अगर हम स्क्वायर करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो 1 होना चाहिए। और ये जो इक्वेशन है हमारी Li इंटू डब्ल्यू आई एक्स आई शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है आपका, जिसमें आप एम को मैक्सिमाइज कर रहे हो सब्जेक्ट टू दिस टू सब्जेक्ट टू डब्ल्यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये आपका अब अपन नए कंसेप्ट पे आते हैं। मैंने सर आपको बताया था एक होल्ड बस। हाँ पीछे पूछिए side में। पूछिए। सर ये जो फॉर्मूला आपने yi is nothing but the summation of y1 y2 y3 ये सब y1 सारे y2 नहीं, सॉरी x1 x2 x3 x4 ऐसा 1 भी लेंगे, उसमें 1 भी लेंगे, ध्यान रखना। ओके सर ओके 1 x1 x2 x3 x4 ऐसा, ठीक है ओके है ना, उसको हम yi बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया था पीछे अब कि मैंने ये SVM जो है एक लीनियर टेक्निक है, और ये या तो 2 डायमेंशन में या तो लीनियर लाइन निकालता है, स्ट्रेट लाइन निकालता है, या फिर n डायमेंशन में जो है ये हाइपर प्लेन निकालता है। तो एक लीनियर टेक्निक है। पर मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि भाई ये बीच वाला देखिए, आप पोलिनोमियल कर्नल देखिए, क्या अगर मैं एक लीनियर लाइन से क्या इनको सेपरेट कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मेरे को नॉन लीनियर चाहिए, जो सेपरेशन बाउंड्री है जो हमारा मॉडल है वो नॉन लीनियर होना चाहिए। तो ये नॉन लीनियरिटी कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं हम? लीनियर टेक्निक है, तो इसमें हम नॉन लीनियरिटी कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? तो ये देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप लेफ्ट हैंड में देखिए, ऊपर का टॉप पे देखिए, सबसे पहले टॉप पे जो फिगर बना हुआ है, कुछ ब्लू स्क्वायर जो येलो पीले रंग के कुछ स्क्वायर्स हैं जो कि रेड से घिरे हुए हैं चारों तरफ से। मतलब सेंटर में जो है वो ब्लू जो है वो येलो रंग के स्क्वायर है, बाहर सारे ये हैं। तो ये आपका नॉन लीनियर डेटा है, इसमें आप स्ट्रेट लाइन से सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। तो आप कुछ इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कि मतलब ये जो है वो ये एक जो है लीनियर लाइन से सेपरेट हो जाए। तो आप इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। देखिए किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, आप राइट में देखिए। आप मैं आपको समझा रहा हूं तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझते जाइए मैं जो बोल रहा हूँ। ये देखिए आपका ये जो कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन जहां लिखा है उसमें जो आपका मॉडल है वो डॉटेड सर्कल है। डॉटेड सर्कल जो दिख रहा है ये आपका मॉडल है, ये नॉन लीनियर है। इसमें कुछ मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा के मैं इसको लीनियर में बदल देता हूं। मतलब ये 2 डायमेंशनल जो था मैंने इसको 3 डायमेंशन बना दिया, और अब ये जो हमारा मॉडल जो पहले सर्कल था उसको मैंने प्लेन बना दिया। इससे क्या हुई, मेरी डायमेंशनलिटी तो इंक्रीज हुई है, पर मेरा मॉडल सिंप्लीफाई हो गया। जो जहां मेरा मॉडल पहले सर्कुलर था, नॉन लीनियर था, वो लीनियर हो गया। अभी कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अब आप ये लेफ्ट वाले फिगर को तो मैंने रिपीट किया है, इस पे आप ध्यान मत दीजिए। अब राइट वाले फिगर पे आइए।
ये जो वर्टिकल लाइन है इसके राइट वाले फिगर पे आई है। ये देखिए, ये वही फिगर है। ब्लू जो है, कुछ ब्लू पॉइंट्स है वो सेंटर में है और कुछ रेड प्लस है वो बाहर है क्लियर। और इसका जो मॉडल है वो येलो रंग का जो स्क्वायर है, येलो रंग का जो सर्कल है वो, येलो रंग का जो सर्कल है वो मॉडल है आपका नॉन लीनियर। तो इसको आप लीनियर में कैसे बदल सकते हैं? लीनियर में कैसे बदल सकते हैं? तो एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। सर्कल का जनरलाइज इक्वेशन क्या होता है? अगर आप थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करें तो स्क्वायर में होता है सर्कल का इक्वेशन। कैसे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू सी। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। अगर ए और बी इक्वल हो गए तो ये सर्कल हो जाता है, और ए और बी अगर ए और बी बराबर नहीं है तो एलिप्स हो जाता है। जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू सी। ये आप थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ध्यान कीजिए। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल या इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स जो है वो चीज है। ये सिंपल चीज है जो आप 9वीं 10वीं में पास होके आए हैं। सबने जो है जेई पास किए हैं यहाँ पे, तो आप पास करके ही आ रहे हैं इसको। तो ए और बी अगर बराबर हो गए तो सर्कल हो जाता है। अब जनरलाइज इक्वेशन लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू सी। तो अब आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करोगे? आप एक प्लॉट ऐसा बनाओगे जो मैंने जो एक बीच में लाइन बनाई, जो एरो बनाया है बीच में, उसके बाद राइट में प्लॉट बनाया। तो राइट में मैंने नए वेरिएबल बनाए हैं x1 डैश और y1 डैश। तो x1 डैश किस तरह का? x1 डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y1 डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इस तरह से मैंने प्लॉट किया है। मैंने क्या किया? मैंने xy को प्लॉट नहीं किया, मैंने x1 डैश और x डैश और y डैश को प्लॉट किया। तो x डैश क्या है? x डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y डैश इक्वल टू क्या है? वाई स्क्वायर। तो आप इक्वेशन क्या हो गई? x डैश अपॉन a डैश प्लस y डैश अपॉन b डैश इज इक्वल टू c डैश। ये काय की इक्वेशन है? कोई बताएगा मेरे को कौन सी इक्वेशन? x डैश अपॉन a डैश प्लस y डैश अपॉन b डैश इज इक्वल टू c डैश। कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर की इक्वेशन है? कोई बताएगा मुझे? सर लाइन की इक्वेशन है ये लाइन की जनरल इक्वेशन है। तो आपका जहां पे नॉन लीनियरिटी थी, स्क्वायर के फॉर्म में जो नॉन लीनियरिटी थी, आपने मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लगाया कि एक्स डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर। इस तरह से जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो ये लीनियर इक्वेशन में बदल गया। ये लीनियर इक्वेशन में बदल गया, राइट। तो आपने मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जहां पे आपका ये सर्कुलर था, तो उसको अब अगर आप एक बार फ्री प्लॉट करेंगे एक्स डैश और वाई डैश के फॉर्म में, तो आपको जो है ये लीनियर मिलेगा। जो आपको सेपरेटर तो लीनियर मिलेगा ही। ये सारे जो प्लस पॉइंट जो आपको सर्कल में दिख रहे हैं अभी आउटर सर्कल में, ये सारे आपको एक लाइन में दिखेंगे। और जो सारे ब्लू पॉइंट जो आपको अंदर के सर्कल में दिख रहे हैं, सारे आपको ऊपर दिखेंगे। तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह का आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो ये मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगा के क्या किया? लीनियर प्रॉब्लम को, नॉन लीनियर प्रॉब्लम को आपने लीनियर प्रॉब्लम में बना दिया। ये आपको सागर समझ में आया आपके? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। यस। नॉन लीनियर प्रॉब्लम है आपका। प्रॉब्लम तो नॉन लीनियर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू सी। आपने उसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया? अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। मैं तो मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाया? एक्स डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। इतना सिंपल कभी भी होता नहीं है प्रैक्टिस में, पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और किस तरह से एक सिंपल मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से नॉन लीनियर डेटा लीनियर में ट्रांसफर हो जाता है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बताया है, पर एक्चुअल में क्यूब और बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और ये एक्स वाई की जगह आपके एन डायमेंशन हो सकते हैं। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ये सारा कंप्यूटर अपना आप अंदर करेगा। आपको सिर्फ समझने इतना भी आप समझ ले कि एक नॉन लीनियर प्रॉब्लम को लीनियर प्रॉब्लम में प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हो सकता है आपको कुछ और दूसरा साइन, एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इस तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़े। या हो सकता है एक्स इक्वल टू एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़े, तो वो लीनियर में। पर आप एक नॉन लीनियर प्रॉब्लम को लीनियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मेरे से पूछेंगे लीनियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि हमारा एसवीएम जो है लीनियर टेक्निक है। हमारा एसवीएम जो है लीनियर टेक्निक है। अगर तुमको नॉन लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले उसको लीनियर में बदलना पड़ेगा, तो तभी आप एसवीएम लगा पाएंगे। क्योंकि जो लीनियर हमारा जो है वो हमेशा हाइपर प्लेन फाइंड करता है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। तो बस अब इतना ही पे ध्यान रखिए कि नॉन लीनियर प्रॉब्लम भी हम एसवीएम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? प्रॉपर मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि ये एसवीएम कर्नल जो होते हैं, मतलब कर्नल मतलब ये इसी तरह की ट्रिक होती है कि आपका जो है नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ट्रिक को है कर्नल ट्रिक बोलता है।
तो ये 3 तरह के कर्नल अभी हम देखेंगे। लीनियर कर्नल, इट इज सेम एज द सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर और हाइपरप्लेन विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन एट ऑल। लीनियर कर्नल तो पता ही है आपको कि मतलब लीनियर जो हम एसवीएम में निकालते हैं वो आपका विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है पॉलिनोमियल कर्नल। पॉलिनोमियल कर्नल मतलब इट इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग नॉन लीनियर पॉलिनोमियल डिसीजन बाउंड्रीज। मतलब जो है, जो डिसीजन बाउंड्रीज जो है, ये नॉन लीनियर जो है डिसीजन बाउंड्रीज क्लियर कर सकता है पॉलिनोमियल मतलब ये ओपन है दोनों एंड से, ठीक है ना। और सबसे मदर ऑफ ऑल कर्नल मतलब सबसे जनरलाइज कर्नल जो होता है, इसको मदर ऑफ ऑल कर्नल बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियल बेसिस फंक्शन, आरबीएफ कर्नल। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन which is capable of transforming highly non-linear feature spaces into linear ones. It is even capable of creating elliptical डिसीजन बाउंड्रीज। तो ये देखिए यहाँ डिसीजन बाउंड्रीज, ये केस अपन पहले 3-4 बार देख चुके हैं। यहाँ डिसीजन बाउंड्री देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स है, और ये पॉलीगॉन है, ये ओपन भी नहीं है। तो ये और दो अलग अलग इसमें है। तो जब भी आपको शक हो कि आपका डाटा की लीनियर है, नॉन लीनियर है, पॉलिनोमियल है, अगर आपको पता नहीं है तो आप सीधे आरबीएफ कर्नल यूज करिए। आरबीएफ कर्नल आप यूज करिए, आपका काम हो जाएगा। अब जब आपको, क्योंकि क्या होता है जब डाटा हायर डायमेंशन में होता है तो आपको पता नहीं होता कि जो आपका डेटा है, मतलब जो सेपरेशन है वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, पता नहीं होता आप। तो आप डायरेक्ट आरबीएफ कर्नल यूज करिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक हो गया, और जो है मैं यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। ये बस ये आपके समझने की चीज है। मतलब एक्चुअली जो है कर्नल का मैथमेटिक्स बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स होता है कर्नल ट्रिक का मैथमेटिक्स। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी जनरली क्लासेस में पढ़ाते नहीं है इसका जो मैथमेटिक्स होता है। पर ये आप ध्यान रखिए कि नॉन लीनियर जो है इसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिया मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। कुछ इसी तरह का काम जो है कर्नल ट्रिक भी करती है। तो ये कर्नल अभी हम 3 तरह के पढ़ रहे हैं, लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल और आरबीएफ कर्नल। तो ये काय के लिए पॉलिनोमियल कर्नल और आरबीएफ कर्नल क्यों हम यूज पढ़ रहे हैं, ताकि अगर हमारी सेपरेशन बाउंड्री नॉन लीनियर है तो हम जो है फिर भी एसवीएम का यूज करके जो है इनको एसवीएम यूज कर सकते हैं, एसवीएम जो कि लीनियर टेक्निक है, ठीक है ना। तो ये आप इतना ही ध्यान रखेंगे तो इतना अभी के लिए काफी है आपको। और इसका इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ही इजी, सिर्फ आपको कर्नल स्पेसिफाई करना है कि आप लीनियर यूज कर रहे हो, पॉलिनोमियल यूज कर रहे हो, कि जो है रेडियल कर्नल यूज मतलब ये आरबीएफ यूज कर रहे हो। सिर्फ कर्नल स्पेसिफाई करना है, मैथ्स वैस कुछ देना नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। तो मैं जो है अभी कुछ अब चाहूंगा कि मैं इसमें बीच में एक 5 मिनट का गैप लूं, क्योंकि काफी लंबा हो गया है ये। तो मैं 5 मिनट का आपको गैप दे रहा हूं। अभी आप